हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो आज हम 21 दिसंबर 2021 पेपर 1 के सीडीपी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 21 दिसंबर 2021 को सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर, ये है हमारा सीटेट पेपर 1 और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सीडीपी पार्ट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए, सीडीपी का पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज आ। आपके ऑप्शंस हैं यूनिडायमेंशनल, यूनिडायरेक्शनल, मॉडिफिएबल, टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम। तो विकास जैसे एक आयामी, एक दिशाई। थर्ड है आपका में बदलाव किया जा सकता है। फोर्थ है आपका अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मॉडिफिएबल। अब चलिए, अब हम लोग डिटेल में समझेंगे। डेवलपमेंट includes a series of qualitative and progressive changes. Development can be defined as the changes in the structure throughout the behavior of a person that occur as a function of both biological and environmental influences। यानी कि विकास में गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तनों की एक श्रृंखला शामिल है। विकास को किसी व्यक्ति की संरचना, विचार या व्यवहार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जैविक और पर्यावरणीय दोनों प्रभावों के एक कार्य के रूप में होता है। यानी कि मानव वृद्धि और विकास के सिद्धांत में क्या हम लोग देखते हैं कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता का सिद्धांत है। यह सिद्धांत परिभाषित करता है कि विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि यह परिपक्वता के अपनी अधिकतम वृद्धि तक पहुंचने के बाद भी जारी रहती है। विकास परिवर्तनीय है। विकास एक स्वरूप का अनुसरण करता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पाद यानी कि विकास इक्वल्स टू आनुवंशिकता और उसके उत्पाद इनटू प्रोडक्ट। जो विकास है आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या होता है, गुणांक होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाय द जेनेटिकली और हेरिडिटी। यानी कि इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। आपके ऑप्शंस हैं चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, कलर ऑफ द आइज, थर्ड है आपके एकेडमिक सक्सेस, फोर्थ है आपका इंटरेस्ट इन स्टडीज। यानी कि मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षिक सफलता, शिक्षा में रुचि। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसका आंसर होगा सेकंड, कलर ऑफ द आई यानी कि आंखों का रंग। ठीक, अब चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। हेरिडिटी, हेरिडिटी मीन्स लाइकनेस एंड सिमिलरिटी so that the resemble is a physical feature, size, shape, etc. It is a narrow concept which stands for all those factors which are present in the child not at the time of birth but at the time of the conception। यानी कि आनुवंशिकता का अर्थ है माता पिता के साथ समानता और समरूपता से है, अर्थात सादृश्यता, भौतिक विशेषता, आकार, आकृति आदि है। यह एक संकीर्ण अवधारणा है जो उन सभी कारकों के लिए है जो बच्चों में
जन्म के समय नहीं बल्कि गर्भधारण के समय से ही मौजूद होते हैं। अनुवांशिकी और अनुवांशिकता दोनों शब्द परस्पर जोड़े हुए हैं, हालांकि दोनों शब्दों का एक ही अर्थ नहीं है। अनुवांशिकता एक पीढ़ी के गुणों का अगली पीढ़ी में संचारण मात्र है। अनुवांशिकी अनुवांशिकता का अध्ययन है या अनुवांशिकता तक ही सीमित नहीं है, इसका एक व्यापक विषय विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे जीन्स यानी कि जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, तो जो ये हमारे जीन्स हैं यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे जीन्स में ऐसे कूट होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को प्रोटीन नामक अणु बनाने के निर्देश देते हैं। प्रोटीन हमें स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर में विधि कार्य करती हैं। जीन ऐसे निर्देश देते हैं जो हमारी विशेषताओं को निर्धारित करते हैं, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग और ऊंचाई यानी कि आपकी हाइट। प्रत्येक विशेषता के लिए जीन के विभिन्न संस्करण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश रिफर टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन द इंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, यानी कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो गया आपका आंसर, पहला है आपका ऑप्शन है मेच्योरेशन, सेकंड है पैसिव सोशलाइजेशन, थर्ड है प्राइमरी सोशलाइजेशन, फोर्थ है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, सेकेंडरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब चलिए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। Socialization is the process through which communities transact or educate their members about the norms and the value of the society to be socially acceptable। यानी कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय सामाजिक रूप से स्वीकार होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में अपने सदस्य को ज्ञान देते हैं या शिक्षित करते हैं, या केवल व्यवहार के सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों को प्राप्त करने और आदर्श अपेक्षाओं को गंभीरता से लेने के लिए संदर्भित हैं। आपके समाजीकरण के प्रकार हैं, पहला है आपका प्राथमिक समाजीकरण यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब हम लोग चलिए समझते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन वो पहली प्राथमिक समाजीकरण है जब शैशवावस्था और बाल्यावस्था में होता है, या उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्षों में बच्चा परिवार के माध्यम से सामाजिक हो जाता है, या इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य कारक परिवार है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि एक परिवार में एक बहुत छोटा बच्चा है, अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कम जानकारी रखता है। परिवार के माध्यम से ही बच्चे को पता चलता है कि वह किसी समाज विशेष में क्या स्वीकार किया जाता है और क्या नहीं स्वीकार कर सकता है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश कर सकते हैं। तो आपकी प्राइमरी तो होगी नहीं, क्योंकि प्राइमरी में क्या होता है, फैमिली आती है, आपकी फैमिली जहाँ से हम लोग जितना भी सीखते हैं जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ। तो सामाजिक होने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, फैमिली में जितने भी पारंपरिक श्रेणियां हैं और जितनी भी पारंपरिक माध्यम है उसको हम सामाजिकरण की प्रक्रिया में मुख्य कारक हम किसको मानते हैं, अपने परिवार को मानते हैं। अब आता है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी कि द्वितीयक समाजीकरण यह तब होता है जब शिशु बाल्य अवस्था से गुजर जाता है और परिपक्वता अवस्था में रहता है, या उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बाद के वर्षों में कारकों के माध्यम से शुरू होती है, जैसे कि पड़ोस, विद्यालय और सहपाठी समूह। यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या हो जाएगा, आपका स्कूल हो जाएगा, आपका कॉलेज हो जाएगा, ठीक, आपके नेबरहुड हो जाएंगे यानी कि पड़ोसी, नेबरहुड, और आपका क्या हो जाएगा, सहपाठी यानी कि पीयर ग्रुप्स, पीयर ग्रुप, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो गया, फोर्थ, यानी कि
सेकेंडरी सोशलाइजेशन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन कोहल्सबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 एट लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी इज रिफर्ड टू एज। यानी कि कोहल्सबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? पहला है आपका द ओबेडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सेकंड है आपका गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। थर्ड है आपका ऑप्शन द लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। फोर्थ है आपका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट ओरिएंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। लॉरेंस कोल्सबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास का सिद्धांत बताया और प्रतिपादित किया। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया जिसमें 3 स्तरों और 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कोल्सबर्ग के पारंपरिक चरण के अंतर्गत आता है कि नैतिक विकास का यह चरण है सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं में पर खरा उतरना और उस पर केंद्रित होना। यानी कि अच्छा अगर होना है, अच्छा होना और इस बात पर विचार करना है कि चयन रिश्तों को कैसे हम प्रभावित कर सकते हैं और अनुरूपता पर जोर कैसे दिया जाता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के पारंपरिक स्तर से संबंधित है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया आपका आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया? सेकंड, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ जीन पियाजे क्रिएशन ऑफ द न्यू स्कीम ऑन अकाउंट ऑफ inability to understand the environment with the existing schema is known as। आपके ऑप्शन, यानी कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है एकोमोडेशन, सेकंड है एसिमिलेशन, थर्ड है एडेप्टेशन, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि समायोजन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन और फोर्थ है आपका लास्ट संगठन। लास्ट ऑप्शन है आपका संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। क्या हो जाएगा? समायोजन। ठीक, चलिए अब हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्मसातीकरण, समायोजन और संतुलन ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से बच्चे नए अनुभवों को पहले से मौजूद अनुभूति संरचनाओं स्कीमा में एकीकृत करते हैं। समायोजन निम्नलिखित को संदर्भित करता है कि नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूद विचारों या योजनाओं को बदलना, किसी की मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं में संशोधन करके सोचने और व्यवहार करने के नए तरीकों को समायोजित करना। समायोजन एक मौजूदा स्कीमा को बदलने या एक नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया है क्योंकि नई जानकारी पहले से मौजूद स्कीमा में व्यवस्थित नहीं होती है। ठीक, समझ गए आप लोग? अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना समायोजन कहलाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे as is a concept framework that organizes and interprets information। आपके यानी कि पियाजे के अनुसार कौन सा सम प्रत्येक कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सपोजिटरी मॉडल, सेकंड है आपका स्कीमा और थर्ड है एडवांस ऑर्गेनाइजर, फोर्थ है आपका सेंसरी रजिस्टर यानी कि व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, स्कीमा अग्रिम संगठन, संवेदी मुद्रक। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा आपका सेकंड यानी कि स्कीमा। चलिए अब हम लोग इसको जानते हैं। अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। यानी कि स्कीमा किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्कीमा पहले से मौजूद मानसिक मॉडल है या ज्ञान का एक निर्माण खंड है और इसमें हमारे
मस्तिष्क में जानकारी का कच्छ या पैकेट भी कह सकते हैं। साम्य धारण, आत्मा स्थिरीकरण और समायोजन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त संज्ञानात्मक स्थिरता संतुलन है। संतुलन पुरानी और नई धारणाओं और अनुभवों के बीच में संतुलन साधने की एक प्रक्रिया है। आत्मस्थितीकरण यानी कि हमारे पहले से मौजूद स्कीमा में जानकारी ग्रहण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो आपका क्वेश्चन समझ गए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? सेकंड यानी कि स्कीमा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रश्मि use a variety of the tasks to cater to the different learning potential of learners in her class and often make group to facilitate peer learning. Which of the following theories support her action? यानी कि रसीम अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती हैं और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? तो आपके ऑप्शन है सिगमुंड फ्रेड साइकोसेक्सुअल थ्योरी, सेकंड है लेव एगॉट्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी, लॉरेंस कोल्सबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, फोर्थ है आपकी बीएफ स्किनर्स बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड लेव एगॉट्स्की सोशियो कल्चर की थ्योरी, यानी कि लेव एगॉट्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी। शिक्षण रणनीति, अब चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं। शिक्षण रणनीतियां अध्यापिका द्वारा अपनाई गई वे विधियां हैं जो बच्चों को अधिगम को पूरी प्रक्रिया में सहायता करती हैं। एक अच्छी शिक्षण रणनीति की विशेषताएं हैं अध्यापक को बच्चों को विवेचनात्मक चिंतन विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अपसारी चिंतन की प्राथमिकता पर बल देना चाहिए जो उन्हें विचारों को खोज और कुछ अलग सोचने में मदद करेगा। अवधारणाओं का क्रम सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। सरल विषयों को पहले पेश करके उसके बाद अधिक जटिल विषयों का पेश किया जाता है। एक अच्छी शिक्षण रणनीति विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज पर बल देती है जो बच्चों को अंत संबंध द्वारा समझ विकसित करने में मदद करती है। यानी कि ये बच्चों का चर्चा, मस्तिष्क उद्दीलन, व्यवहारिक गतिविधियां आदि के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया सक्रिय रूप में से शामिल होती है। इसे छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति का निर्माण नहीं करना चाहिए क्योंकि वह बच्चों में चिंता उत्पन्न करती है जिससे उनके लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक, समझ गए आप लोग। और लास्ट है इसमें छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति का निर्माण नहीं करना चाहिए। यानी कि यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति का निर्माण नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बच्चों में चिंता उत्पन्न करती है जिससे उनके लिए ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग बाय द टीचर? आप यानी कि इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? यानी कि आपके ऑप्शंस हैं मॉडल स्किल ऑफ इमिटेशन, रोट, मेमोराइजेशन, प्रॉम्प्ट एंड क्यूज, फोर्थ है पीयर ट्यूटरिंग यानी कि अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, रटना, इशारे एवं संकेत और सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि रोड लर्निंग यानी कि रटना। यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो है, जीन पियाजे ने कहा कि जीवन की वास्तविकता को प्रतिबंधित करने और खोजने के लिए एक बच्चे की शक्ति न केवल बच्चे के परिपक्वता स्तर पर ना ही उसके अनुभव पर बल्कि दोनों की अंत क्रिया पर निर्भर करती है। जीन पियाजे के अनुसार दुनिया में पहले से मौजूदा ऐसे कोई ज्ञान नहीं है कि इससे कि बच्चे को सिखाया जा सके, ना ही बच्चे को ज्ञान सहज रूप से
ज्ञान का विकास तब होता है जब बच्चा संसार में कार्य करता है। उनका सिद्धांत यह समझने में भी मदद करता है कि बच्चे कैसे ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार इसे रचनावाद में एक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ठीक। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपिक्ट appropriate strategy for learning in कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पद्धति के एक संरचनात्मक कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं इनकरेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव, सेकंड है ग्रुप कोलैबोरेशन, थर्ड है ड्रिल एंड रिकॉल, फोर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, वेदन व दोहराव, फोर्थ है आपका प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा आपका थर्ड, यानी कि वेदन व दोहराव। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, who dismissed the idea of general intelligence and defined intelligence in terms of several distinct set of processing operation? यानी कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधनों के पदों के रूप में परिभाषित किया है? आपके ऑप्शन हैं चार्ल्स स्पियरमैन, सेकंड है एल्फ्रेड बिनेट, इसका ऑप्शन होगा आपका थर्ड वेदन व रिकॉल। ठीक। और चार्ल्स स्पियरमैन, सेकंड है आपका एल्फ्रेड बिनेट, थर्ड है आपका थियोडोर सीमन, फोर्थ है आपका हार्वर्ड गार्डनर। तो 10 का आपका क्या होगा आंसर? 10 का फोर्थ हार्वर्ड गार्डनर। ठीक। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन, यानी कि एक संरचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है समेटिव असेसमेंट, सेकंड है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, थर्ड है सिंगुलर असेसमेंट, फोर्थ है आपका स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट। यानी कि फर्स्ट है संकलनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, थर्ड है एक आयामी मूल्यांकन, फोर्थ है आपका मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का होगा आपका सेकंड क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड 11 का क्या होगा? सेकंड ऑप्शन होगा 11 का सेकंड, यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा प्राइवेट स्पीच इन वेगोट्स्की थ्योरी, यानी कि वेगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या होता है, यानी कि कैसे हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। उसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका इन, कैसे हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इज इन इंडिएक्टिव ऑफ चिल्ड्रन इगोसेंट्रिज्म, सेकंड है आपका हिंडर चिल्ड्रन एक्शन एंड बिहेवियर, थर्ड है आपका हेल्प चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर व्हाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क, फोर्थ है आपका इज एन इंडिकेशन दैट कॉग्निशन इज नेवर इंटरनलाइज, यानी कि बच्चों के आत्म केंद्रितता का घोतक बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अवरोधक है, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता करता है या सहायता देता है या संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का होगा आपका थर्ड, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देना। अब चलिए, अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। यानी कि वेगोट्स्की का मानना है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय साधक हैं, लेकिन उन्हें महसूस किया कि यह बच्चे और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का एक सहयोगी प्रयास था। यानी कि निजी वाक मौन आंतरिक वाक या मौखिक विचार में बदल जाता है। निजी वाक की उत्पत्ति बच्चे और समाज के अधिक परिपक्व सदस्यों के बीच सामाजिक क्षमता बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि बच्चों में दूसरों के साथ बातचीत करने के समान स्वयं से बातचीत करने की क्षमता का विकास होता है।
नतीजतन बच्चों की बुनियादी मानसिक क्षमताओं मानव की विशिष्ट उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव आता है। वेगोट्स्की के अनुसार बच्चे आत्मदर्शन और आत्मनिर्देशन के लिए निजी वाक का उपयोग करते हैं। उम्र के साथ हालांकि निजी वाक यानी कि निजी संवाद यानी कि प्राइवेट स्पीच मौन आंतरिक वाक या मौखिक विचार में स्थापित होता है। वेगोट्स्की ने महसूस किया कि समाज के अधिक परिपक्व सदस्यों के बीच संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से बच्चे गतिविधियों में निपुणता हासिल कर सकते हैं और उन तरीकों से सोचते हैं कि उनकी संस्कृति में अर्थ रखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया आपका? 12 का थर्ड। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है आपका, डॉल्स एंड पिंक ड्रेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद गर्ल्स व्हाइल कार एंड ब्लू ड्रेसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद बॉयज। दिस इज द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ, यानी कि लड़कियों को गुलाबी कपड़े और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। या किसको दर्शाता है? पहला है आपका जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर एम्पावरमेंट, थर्ड है आपका जेंडर डाइवर्सिटी, फोर्थ है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता। 13 का फोर्थ होगा। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। यानी कि जो लैंगिकता यानी कि जेंडर है, पुरुषों और महिलाओं के बीच में सामाजिक रूप से निर्मित अंतर को दर्शाता है कि लैंगिक अनुक्रियाशील अध्यापन शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो लड़कियों और लड़कों को विशिष्ट सीखने की जरूरतों पर ध्यान देती है। यह पुरुष पुरुष तत्व और स्त्रीत्व गुणों व्यवहारों भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है जो समाज कायम रखता है, जैसे कि लैंगिक असमानता, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता। समाज में आम प्रचलित प्रथाएं हैं। जो रूढ़िवादिता है पूर्व कल्पित पूर्वग्रहों के आधार पर किसी विशेष लिंग की भूमिकाओं कार्यों और जिम्मेदारियों को प्रदान करती है। या किसी विशेष लिंग के बारे में कई धारणाएं भी हैं जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं। या पुरुषों और महिलाओं के व्यक्तित्व गुणों और लक्षणों के बारे में एक अनुचित विचार है। या एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण या विशेषताओं को संदर्भित करता है जो महिलाओं और पुरुषों के पास होनी चाहिए, जो लैंगिक समानता प्राप्त करने में एक बाधा है। ठीक समझ गए आप लोग? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एजर्सन रीजन। देखिए एजर्सन रीजन में आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एजर्सन का मीन्स क्या होता है? कथन। रीजन का मीन्स क्या होता है? कारक यानी कि कारण। मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट दी गई है और स्टेटमेंट का एक कारण दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि जो एजर्सन है, जो स्टेटमेंट दी गई है उसका जो कारण है, रीजन है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर देगा तो क्या होगा? एजर्सन और रीजन जो होगा हमारा दोनों ही सही है यानी कि ट्रू है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी कि जो रीजन पूरा इसमें दिया गया यानी कि पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि पूरा समझा रहा है कि जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो किसके रिस्पेक्ट में है, यानी कि जो कारण दिया गया है पूरा एकदम करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन अगर इसका होगा, अगर मान लीजिए एजर्सन और रीजन दोनों ट्रू होंगे और जो रीजन होगा ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी कि क्या करेगा, जो रीजन है एजर्सन को करेक्ट करेगा यानी कि मिलता जुलता होगा यानी कि एकदम करेक्ट होगा। और बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मान लीजिए एजर्सन रीजन तो सही है लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन है रीजन का एजर्सन से मिल नहीं रहा, यानी कि एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, यानी कि एकदम डिटेल में जो उसने समझाना चाहिए एजर्सन के बारे में उसका एक पर्टिकुलर रीजन उसने नहीं दिया अकॉर्डिंग टू रीजन एजर्सन यानी कि कथन के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। और मान लीजिए अगर आपके एजर्सन सही है यानी कि आपकी स्टेटमेंट सही है और इसका रीजन गलत है तो क्या होगा? एजर्सन ट्रू होगा लेकिन आर क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक, बोथ ए एंड आर यानी कि स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही गलत है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा फोर्थ आंसर होगा।
चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। हमारा कथन दिया है, दर्शन दिया, यानी कि एजुकेशन फेल्स the child when children are expected to reproduce knowledge in more or less the same way it was received। यानी कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। और आपका कारण है, यानी कि कारक है, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी कि आपका एजर्सन तो सही है, एकदम करेक्ट है, लेकिन इसका एक जो रीजन दिया गया है, यानी कि जो इसका कारण है, ये एजर्सन के एक्सप्लेनेशन को नहीं दर्शाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग इस स्टेटमेंट को और इस रीजन को हम लोग डिटेल में समझते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया? 13। यानी कि अधिगम का माहौल बनाने में बच्चों या छात्रों की मदद करने के लिए वह आवश्यक है कि बच्चा केवल अवधारणा को याद करने और इसे उसी तरह वितरित करने पर ध्यान केंद्रित न करें जैसे कि यह प्राप्त हुई थी। उन्हें व्यवहारिक क्षेत्र में सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए स्कूल को बच्चों को उनकी क्षमताओं को खोजने में सक्षम बनाना चाहिए ताकि वे अपनी विचार प्रक्रिया को व्यक्त कर सकें और अपने माता पिता और शिक्षकों के मार्गदर्शन के माध्यम से इसे सही कर सकें। उन्हें अपनी जिज्ञासा का पोषण करना चाहिए। ऐसी प्रकृति सीखने की प्रक्रिया के लिए फायदेमंद होती है क्योंकि यह छात्रों में लगातार कुछ नया सीखने की रुचि विकसित करती है और उन्हें आत्म प्रेरित रखती है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? यानी कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर पैसिव। सेकंड है आपका, स्टूडेंट्स आर एक्टिव बट टीचर्स आर पैसिव। थर्ड है आपका, बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट्स आर पैसिव। यानी कि कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। अगर कक्षा में अगर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही निष्क्रिय होंगे तो क्लासरूम का मतलब ही क्या रहेगा? तो ये आपका क्या होगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, ये कैसे हो सकता है? अगर अध्यापक निष्क्रिय है तो छात्र कैसे क्रियाशील होंगे या हो भी सकते हैं, तो अध्यापक निष्क्रिय कैसे होगा? तो ये आपका ऑप्शन होगा गलत। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हो, यानी कि जो टीचर है जो स्टूडेंट है दोनों ही क्या होने चाहिए? क्रियाशील होने चाहिए। यानी क्या होने चाहिए? एक्टिव होने चाहिए। यानी कि जब स्टूडेंट्स और टीचर दोनों एक्टिव होंगे ना, तो एक क्लासरूम का एक निर्माण होगा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ क्लासरूम, उसको हम कहेंगे एक संरचनावादी कक्षा। ठीक, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी कि एक संरचना संरचनावादी कक्षा। यानी कि जो अध्यापक और छात्र हैं दोनों ही क्रियाशील होने चाहिए, यानी कि एक्टिव होने चाहिए, तभी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का एक निर्माण होगा, यानी कि उसमें एक उसका निर्माण होगा, यानी कि तभी एक सक्सेसफुल क्लासरूम बनेगी। अगर दोनों ही अध्यापक और छात्र एक्टिव होंगे तो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का एक निर्माण होगा। और मान लीजिए अगर अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है तो एक वो कंस्ट्रक्ट क्लासरूम नहीं कहलाएगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा थर्ड, यानी कि बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, यानी कि अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हाउ कैन अ टीचर क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्नर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप इन क्लासरूम?
by reflecting caste group in a by reflecting on her own stereotype and belief that constant learning experience of our children. Second है आपका include diversity of children experience in the classroom. Third है आपका create an institutional ethos that has a emphasize on equality. Fourth है आपका encourage children to adapt to existing standard curriculum. अब चलिए अब हम लोग हिंदी में समझते हैं। अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं। सेकंड है आपका कक्षा में बच्चों के अनुभवों के विविधता को समृद्ध करके एक संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, ये भी सही है आपका। और फोर्थ ऑप्शन है आपका छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना लें। यानी कि जब हम लोग छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे यानी कि इनकरेज करेंगे तो वो क्या करेंगे, उस पाठ्यक्रम को क्या करेंगे, इंटरेस्ट ही नहीं देंगे। अनुकूल तो दूर दूर की बात है। अगर यहाँ लिखा होता छात्रों को उत्साहित करके, यानी कि सॉरी छात्रों को प्रोत्साहित है ना, अगर यहाँ भी हतोत्साहित होता और अनुकूल बना ले, ठीक है ना। यानी कि छात्रों को प्रोत्साहित करके वह स्वयं को मानकीकृत पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले। मान लीजिए अगर प्रोत्साहित की जगह क्या होना चाहिए, इनकरेज की जगह क्या होना चाहिए, डिसकरेज होना चाहिए। यानी कि उस प्रोत्साहित का उत्साहित होता है, तो अगर छात्रों को प्रोत्साहित उत्साहित करके यानी कि डिसकरेज करके तो स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले। यानी कि जब छात्र इनकरेज होंगे यानी कि प्रोत्साहित होंगे तभी तो स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम को अनुकूल बना लेंगे ना। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या है, ये गलत है। ठीक, अब हम लोग चलिए डिटेल में समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट। अब चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। एक समावेशी वातावरण सभी के लिए नियमित कक्षा में विशेष आवश्यकताएं वाले छात्रों को शिक्षित करने के अभ्यास को संदर्भित करता है। यह सामान्य बच्चों के साथ अक्षम छात्रों को नियमित कक्षा के वातावरण में शामिल करने का प्रावधान करता है। एक समावेशी कक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है को संदर्भित करती है जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई या अन्य अलग अलग स्थितियों की परवाह किए बिना बच्चे शामिल होते हैं। यानी कि बच्चों के सीखने के अनुभवों को बाधित करने वाली अपनी रूढ़ियों और विश्वासों पर चिंतन करना, उन्हें अन्य छात्रों के बीच कक्षा में अपनी नैतिकता और संस्कृति को साझा करने का अवसर दें। कक्षा में उनके स्थानीय पारंपरिक मूल्यों का जश्न बनाएं और छात्रों को एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का सम्मान करने के लिए संवेदनशील बनाएं। एक संस्थागत लोकाचार बनाएं जिसमें समानता पर जोर हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। Ramnik has a student with a visual impairment in her class. In this context, what the instructional adaptation should she make in an inclusive classroom? यानी कि रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, एक समावेशित कक्षा में, उस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करना चाहिए। यानी कि एक दृष्टिबाधित छात्र है, उसको कैसे समावेशी कक्षा में उस संदर्भ में कैसे निर्देश देने चाहिए। तो आपके ऑप्शन है यूजिंग ए वैरायटी ऑफ द विजुअल प्रेजेंटेशन, यानी कि विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, यानी कि जब वो देख ही नहीं सकता है तो हम लोग विजुअल प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन गलत। प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ प्रिंट बुक्स, जब वो देख नहीं सकता है तो हम लोग मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कैसे कराएं, करा भी देंगे तो कैसे देखेगा उन बुक्स को। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। अब इसके बाद आता है आपका त्रिविमी नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शकी संसाधनों का प्रावधान करके, यानी कि मेकिंग यूज ऑफ टेक्टाइल मटेरियल सच एज 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स। यहाँ इसको क्या कहेगा, स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके, यानी कि किसी भी चीज को छू कर उसको पहचानता है जो दृष्टिबाधित छात्र है,
छोटी मुद्रा वाली कार्य सीट प्रदान करके, जब वो देख ही नहीं सकता है तो कार्य सीट पे कार्य कैसे करेगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? थर्ड, मेकिंग यूज ऑफ टेक्टाइल मटेरियल्स सच एज थ्री डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स। अब चलिए, अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि निर्देशनात्मक अनुकूलन जिनका शिक्षा या शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों के साथ काम करने समय अनुसरण कर सकते हैं वो निम्नलिखित हैं। सुनने या श्रवण सीखने के माध्यम से अधिगम में उनकी मदद करने के लिए स्पष्ट और भव्य रूप से बोलना चाहिए। बहुत सारी स्पर्शनीय और अनुभव सामग्री का प्रयोग करें, यानी कि जो टच में आए या फिर उस मटेरियल को क्या करे, छात्र फील कर सके। ठीक। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि विशेष रूप से अक्षम बच्चों के रूप में भी जाना जाता है। विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चा वह होता है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक। जो दृष्टिबाधित बच्चा है वह होता है जिससे आंखों से देखने में समस्या होती है और वह पूरी तरह से नहीं देख पाता है। ठीक। चलिए, अब हम लोग समझते हैं आगे। बहुत सारी स्पर्शनीय और अनुभव सामग्री का प्रयोग करें। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार भौतिक अनुकूलन कार्यात्मक दृष्टि की वास्तविक डिग्री किसी अन्य अक्षमता की आप उपस्थिति का उपयोग करके विभिन्न प्रकार का स्पर्शनीय सामग्री जैसे खुरदरी या चिकनी त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, ठंडी या गर्म, गीली या सूखी कंपनी या इससे सामग्री का उपयोग करने से छात्रों को सामग्री के बीच में अंतर को छूने, महसूस करने और समझने में मदद मिलती है। संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया की छोटी इकाइयों में विभाजित करें। और लास्ट है आपका, दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए एक स्पर्शनीय और अनुभव सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। समझ गए अब आप लोग? अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। रीना ऑलवेज थिंक ऑफ वेरिड solution for any problem given in the class. This is the characteristics of। यानी कि रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। वह निम्न में से किसका प्रतीक है? ठीक। फर्स्ट है आपका मेंटल इम्पेयरमेंट, यानी कि मानसिक क्षति। सेकंड है आपका लो कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि कम परिज्ञानात्मक बोधगम्यात्मक, यानी कि बोध गम्यता। कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच। फोर्थ है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी सोच। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा अभिसारी अपसारी सोच, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। चलिए, अब हम लोग अपसारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को डिटेल में समझते हैं। जो अपसारी सोच है, यह एक छात्र की क्षमता है जो कुछ नया और वर्तमान नवीन विचारों का निर्माण करती है। अब सारी सोच वाले छात्रों में नए और सार्थक विचारों को बनाने के लिए कल्पना और आलोचनात्मक तर्क का उपयोग करने की क्षमता होती है। अब सारी सोच को सृजनात्मक सोच के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों में कुछ नया और अलग दृष्टिकोण बनाने या उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो गया? आंसर 4। ठीक। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। राजू राइट्स 61 as a 16 and often get confused between the letter B and D. These are the primary characteristics of। आपके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है डिसलेक्सिया, सेकेंड है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, थर्ड है लर्न हेल्पलेसनेस, फोर्थ है आपका डिस्ग्राफिया। यानी कि चलिए, अब हम लोग हिंदी में समझते हैं। पठन वैकल्य, शालीनता, क्रम विकार, शैक्षिक असहायता, लेखन वैकल्य, यानी कि पढ़ने में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? 19 का फर्स्ट, यानी कि डिसलेक्सिया यानी कि पठन वैकल्य। चलिए, अब हमारा 20 क्वेश्चन है। स्पेशली एबल चिल्ड्रन इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम कैन बेनिफिट फ्रॉम द। फर्स्ट है आपका सेटिंग
फर्स्ट है आपका ऑप्शन सेटिंग ऑफ इंडिविजुअल गोल्स, सेकंड है आपका कॉम्पिटिटिव इथोस, फोर्थ थर्ड है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग, फोर्थ है आपका स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन। तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि सेटिंग ऑफ इंडिविजुअल गोल्स, और थर्ड हो जाएगा आपका कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करना और सकारात्मक अधिगम। अब चलिए, अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। यानी कि एक समावेशी वातावरण सभी के लिए नियमित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षित करने के लिए अभ्यास को संदर्भित करता है। यह सामान्य बच्चों के साथ अक्षम बच्चों की नियमित कक्षा के वातावरण में शामिल करने का प्रावधान करता है। एक समावेशी कक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो संदर्भित करती है कि जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई या अन्य अलग अलग स्थितियों को हम किसी की परवाह किए बिना बच्चे शामिल उसमें हो सकें। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न भिन्न छात्र जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से तरीकों से समावेशी वातावरण की रचना कर सकती हैं। बच्चों की सीखने के अनुभवों को बाधित करने वाली अपनी रूढ़ियों और विश्वासों पर चिंतन करना। कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को शामिल करें। एक संस्थागत लोकाचार बनाएं जिसमें समानता पर जोर हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो गया? 20 का आंसर हो गया थर्ड। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कंस्ट्रक्टिविस्ट, हाउ आर चिल्ड्रन अंडरस्टूड द इन कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम। यानी कि एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। आपके ऑप्शन है पैसिव बीइंग्स, निष्क्रिय प्राणी के रूप में। ये तो गलत हो जाएगा, निष्क्रिय बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं। सेकंड है आपका छोटे वयस्क के रूप में, छोटे वयस्क, ये भी नहीं होगा आपका। फिर है एज अ बीइंग बॉर्न इविल हु हैव टू बी सिविलाइज्ड, यानी कि दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, अपने पर्यावरण को समझने के लिए उत्सुकता लिए हुए, एज बीइंग बॉर्न विद द क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यानी कि अपने पर्यावरण को समझेंगे तभी तो उत्सुकता जाहिर होगी। ठीक, तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का होगा आंसर फोर्थ। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चिल्ड्रन फेलर इज करेक्ट। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आपके ऑप्शन है चिल्ड्रन फेलियर कैन ऑलवेज बी एट्रीब्यूट टू जेनेटिक डिफेक्ट, सेकेंड चिल्ड्रन फेलियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम inability to cater to her individual needs, third है children who parents have themselves never been are not schools are not interested in the education of their children, children belonging to marginalized community at not capable of achieving academic success। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जा सकता है। बच्चों की असफलता का कारण है व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना। वे थर्ड है आपका वे बालक जो भी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। हाशिए पर रहने और समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सेकंड, यानी कि बच्चों की असफलता का कारण क्या है? उनकी व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, यानी कि बच्चों की जो व्यक्तिगत जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, उनको अनदेखा ना किया जाए, तभी क्या नहीं होगा बच्चों की असफलता के संदर्भ में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, बच्चों की असफलता का मुख्य कारण ये है कि व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, यानी कि उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? उनके जरूरतों को पूरा करना चाहिए। ठीक, तभी वो लोग क्या कर सकेंगे?
सीख सकेंगे, पूरा करना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो गया सेकंड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हाउ कैन अ टीच इनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम, यानी कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। यानी कि फर्स्ट है आपका बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बाय इंकरेजिंग कंपटीशन। थर्ड है बाय कनेक्टिंग context to the lives of the student। फोर्थ है आपका बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड एट एवरी स्टेप इन लर्निंग, यानी कि वेतन तथा अभ्यास द्वारा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, आपका क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड। यानी कि एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकता है। जो विषय वस्तु है, यानी कि जो लिव, यानी कि जिसमें जीवन है उसके बारे में बताएं, यानी कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध कराएं। यानी कि बच्चों को ये बताएं जब पढ़ाएं तो उनको जो भी जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं, यानी कि मान लीजिए आप एप्पल पढ़ा रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो आप क्या करें, उनके जीवन के साथ जितनी भी संबंधित अ, स्थापित कारक है, यानी कि जितने भी वर्क है, यानी कि जितने भी एक्टिविटीज हैं, उसको आपको क्या करना चाहिए, उनके विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, ताकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही बेहतर सीख सकें। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। अनुपम अनुपमा is a science teacher, often make linkage in our classroom with the concept students are studying in mathematics, this kind of option of the and this kind of pedagogy। यानी कि अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यों के साथ संबंध बनाती है, इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। आपके ऑप्शन है would help in transfer of learning and promote uh, disciplinarity। फोर्थ है आपका would hinder in acquisition of knowledge। थर्ड है आपका would hinder learning as it would increase the student burden। would promote misconception amongst children, यानी कि अधिगम के स्थानांतरण और अंत विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करना, अधिगम के रुकावट उत्पन्न करके, क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, यानी बढ़ावा देगा, छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा अधिगम के स्थानांतरण और अंत विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। शिक्षा शास्त्र शब्द का प्रयोग शैक्षिक अर्थ में शिक्षण और अधिगम के विभिन्न तरीकों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा शब्द है जो सिद्धांत और व्यवहार में शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं इसकी विधि को संदर्भित करता है। शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक के शिक्षण विश्वासों से बनता है और संस्कृति और अधिगम के विभिन्न तरीकों के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित है। छात्रों के पूर्व ज्ञान पर निर्माण करने में मदद करने के लिए सार्थक कक्षा संबंध, यानी कि सार्थक जो कक्षाएं हैं उसके बीच में संबंध मौजूद होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। द इंफॉर्मेशन related to the procedure of riding a bike, folding laundry, and experience of climbing a tree as a 7-year-old is stored in। आपके ऑप्शन है शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेकंड है लॉन्ग टर्म मेमोरी, थर्ड है सेंसरी मेमोरी, फोर्थ है आपकी वर्किंग मेमोरी। यानी कि ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती हैं। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तय कर
करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो गया? 25 का आंसर हो गया सेकेंड, लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि दीर्घ अवधि स्मृति। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। स्मृति से तात्पर्य सूचना को बनाए रखने और संज्ञानात्मक कार्य को करने के लिए आवश्यक समय पर इसे पुनः पेश करने की क्षमता से इसे एक प्रक्रिया के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें 3 चरण है: कूटबद्ध करना, एनकोडिंग भंडारण और पुनर्प्राप्ति पुनः प्राप्ति करना, यानी कि पुनः प्राप्ति शामिल है। दीर्घ अवधि स्मृति जो है यह लंबे समय तक बड़ी मात्रा में जानकारी के प्रतिधारण के लिए स्मृति सिस्टम को संदर्भित करती है। यह स्मृति एक ऐसा एक ये जो मेमोरी है, एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें कई साल पहले हुई घटनाओं तथा अन्य घटनाओं, जैसे कल, पिछले साल, इसी तरह अन्य को याद करने की अनुमति देता है या देती हैं। यह दीर्घकालिका स्मृति है जो हमें रचनात्मक जानकारी को याद रखने की अनुमति देती है, जिससे हमारे लिए विभिन्न विषयों को सीखना, परीक्षाओं में शामिल होने और दूसरों के साथ संवाद करना संभव हो जाता है। यह हमारे जीवन में निरंतरता और अर्थ लाती है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन एरर्स इज नॉट करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को, यानी कि जितने भी चिल्ड्रन के जितने भी एरर्स हैं उनको समझने के लिए सही नहीं है, या कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है, यानी कि इट हेल्प इन असाइनिंग ग्रेड्स एंड पोजीशन टू द स्टूडेंट्स इन अ क्लास। सेकेंड है, इट मेक द टीचर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराना। थर्ड है आपका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर इज मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। फोर्थ है आपका, इट गिव इंसाइट इनटू चिल्ड्रन थिंकिंग, यानी कि यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि से प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया आपका 26 का फर्स्ट, यानी कि जब हम लोग कक्षा में कोई भी गलतियां करते हैं उसको समझने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करे, यानी कि इट हेल्प इन असाइनिंग द ग्रेड एंड पोजीशन टू द स्टूडेंट्स इन क्लास। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एसोसिएटेड with activity that are enjoyable or satisfying in themselves। आपके ऑप्शंस हैं इंट्रांसिक मोटिवेशन, ट्रेड मोटिवेशन, एक्सट्रांसिक मोटिवेशन, स्टेट मोटिवेशन। किसी प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। फर्स्ट है आपका आंतरिक अभिप्रेरण, गुण विषयक अभिप्रेरणा, ब्रह्म अभिप्रेरणा, स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का होगा फर्स्ट, यानी कि इंट्रांसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। चलिए अब हम लोग डिटेल में समझते हैं। मोटिवेशन इन्वॉल्व द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नीड दैट मूव्स और ड्राइव्स एन इंडिविजुअल टूवर्ड्स एज अ गोल फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिजायर्ड नीड, यानी कि जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा में क्या एक आवश्यकता का अस्तित्व शामिल होता है जो किसी व्यक्ति को वांछित आवश्यकता को संतुष्टि के लिए एक लक्ष्य की ओर ले जाता है या प्रेरित करता है। मोटिवेशन शब्द लैटिन शब्द मूवर्स से लिया गया है जिसका अर्थ है चलना है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो प्रतिक्रिया या व्यवहार को तेज करती है या ऊर्जा प्रदान करती है कि यह शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और वह सीखने में या सीखने का आंतरिक कारण या स्थिति बताती है। अभिप्रेरणा को व्यापक तौर पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक प्रेरणा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की प्राकृतिक प्रवृत्ति, आग्रह और आवेगों से सीधे संबंधित है।
आंतरिक अभिप्रेरणा, इसे प्राकृतिक प्रेरणा के रूप में भी जाना जाता है। व्यक्ति जो आंतरिक रूप से या स्वाभाविक रूप से प्रेरित करता है या एक कार्य करता है क्योंकि यह गतिविधि के भीतर रुचि रखता है। बच्चा कुछ सीखने में लगा रहता है क्योंकि इसे उस चीज को सीखने में आनंद मिलता है जिससे उसे आत्म संतुष्टि मिलती है। जो ब्रा अभिप्रेरणा है यानी कि एक्सट्रांसिक मोटिवेशन है, इसे आप प्राकृतिक प्रेरणा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि आनंद का स्रोत कार्य के भीतर नहीं होता है। व्यक्ति जो कुछ सीखता है या करता है अपने लिए नहीं बल्कि वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में उसका प्रयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया फर्स्ट। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, टीचर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर चिल्ड्रन, हर स्टूडेंट, टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट्स, यानी कि शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों की अपेक्षाओं। और आपके ऑप्शंस हैं have a significant impact on their learning. Second, should not be correlated with student learning. Do not have an effect on the student's learning and self-efficiency. Fourth, they are a sole determinant of children learning. यानी कि उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना का विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सह संबंध नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। थर्ड है आपका, बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र अधिगम और उनके स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। लास्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का होगा फर्स्ट, यानी कि उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, यानी कि हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों पर कोई सीमा नहीं रखते हैं और मानते हैं कि हर विद्यार्थी सफल हो सकता है। शिक्षक की अपेक्षाओं को एक शिक्षक के दृष्टिकोण, रणनीतियों, छात्रों के साथ संबंध और दृष्टिकोण के एक विशेष समूह का उपयोग करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो विद्यार्थियों के अधिगम और उपलब्धि में सुधार करता है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड, यानी कि एक बाल केंद्रित कक्षा का सर्जन कैसे किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस, यानी कि शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। और सेकंड है आपका डिस्करेजिंग क्वेश्चन एंड कीपिंग लर्निंग पैसिव। ये तो आपका ऑप्शन क्या होगा 29 का, सेकंड आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करके और उनको निष्क्रिय रख कर, ये गलत हो जाएगा। यानी कि आप लोग स्टूडेंट को डिस्करेज नहीं करोगे और उनको क्या करोगे, पैसिव यानी कि निष्क्रिय नहीं सक्रिय करोगे। ठीक, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड कीपिंग लर्नर इन एंड इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ फियर, यानी कि बार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों के बीच बीच में भय की अवस्था में, अगर आप बच्चों को भय में रखोगे तो टीचर से आप जो टीचर हैं उन स्टूडेंट क्या करेंगे, उससे सवाल पूछना बंद कर देंगे और वो अंदर ही अंदर क्या करेंगे, डर की वजह से टीचर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। ये आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। प्रमोटिंग कंपटीशन बिटवीन द लर्नर्स, यानी कि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके, यानी कि लर्नर्स के बीच में अगर कंपटीशन कराएंगे तो उनके लिए वो सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा, 29 का फर्स्ट, यानी कि शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय समय पर प्रतिपुष्टि देकर, यानी कि प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक, यानी कि लर्नर्स के बारे में उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताएं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, यानी कि उन्होंने कैसा निष्पादन दिया, यानी कि उन्होंने प्रतिपुष्टि कैसे दी, यानी कि शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर कैसे प्रतिपुष्टि देकर, यानी कि कैसा फीडबैक दिया टाइमली, यानी कि उनके परफॉर्मेंस पर, यानी कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया
अच्छा परफॉर्म किया या उससे भी अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को डिस्करेज नहीं करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे, ताकि बच्चे के अंदर क्या आ जाए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, ताकि बच्चा हर एक गोल को पा सके। ठीक, टीचर का यही रोल होता है बच्चे के लिए। ठीक, चलिए अब हम लोग 29 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस। आपके ऑप्शंस हैं रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, सेकंड है आपका इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, और थर्ड है आपका एम्फेसिस और रोड लर्निंग एम्फेसाइज इन क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। देखिए, विद्यालय की पाठ्यचर्या के विषय वस्तु में कटौती, एक स्कूल की करिकुलम में रिडक्शन करना, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं कि उन्होंने ये कहा कि विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती करेंगे, और इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, यानी कि विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि होना, यानी कि जो उनके स्कूल करिकुलम में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना। और थर्ड है आपका रोड लर्निंग, यानी कि कभी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सर्टिफिकेशन पे कोई महत्व नहीं देती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो क्वेश्चन नंबर ये 30 का जो क्वेश्चन थर्ड नंबर है, यानी कि थर्ड ऑप्शन है इम्फेसाइज, जो थर्ड ऑप्शन है ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है कि इम्फेसाइज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, यानी कि बच्चों को किसी भी टॉपिक पर सोचने के संबंध में उसको प्रोत्साहित करना, यानी कि वो किसी भी टॉपिक पर अपना चिंतन दे सके, यानी कि विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। ये किसके अंतर्गत आता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर 2020। ठीक, ये थे हमारे सीडीपी पार्ट के जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे ना, 21 दिसंबर 2021 के जितने भी सीटेड पार्ट के 30 क्वेश्चंस संपन्न होते हैं और यहीं पर ही फिनिश होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। हमने इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।